हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि नर्व इम्पल्स जो है वो कैसे जनरेट होती है और साथ में कैसे वो आगे की तरफ बढ़ती है, मतलब कि उसका कंडक्शन। तो कुछ कुछ जो है आपको यहाँ पे लगेगा कि एक वायरिंग वाला इफेक्ट है, और जैसे वायर के अंदर करंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, वैसे ही कुछ यहाँ पर भी नर्व के सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। इस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए आपको नर्व का जो स्ट्रक्चर होता है वो अच्छे से आना चाहिए। अगर मैं बात करूं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के अंदर ये मैं बना रहा हूं सेल बॉडी। ये है सेल बॉडी, और ये जो लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है ये है एक्सोन, और लास्ट में आके न्यूरॉन्स जो हैं वो कुछ ऐसी शेप बना लेती हैं जिनको बेसिकली बोला जाता है नर्व एंडिंग। ये जो है न्यूक्लियस है, और इस पार्ट को बोला जाता है सेल बॉडी। और यहाँ पे होते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जिन्हें बोला जाता है डेंड्राइट्स। इन्हें बोला जाता है डेंड्राइट्स। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये है एक्सॉन। आपको एक बात पता होगी कि जो सिग्नलिंग है वो एक्सॉन के अंदर डेंड्राइट के थ्रू आती है और फिर एक्सॉन में ऐसे आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें कि नर्व जो है वो ट्रैवल कैसे कर रही है और एक तरीके से उसका जनरेशन कैसे हो रहा है, तो उसको समझने के लिए हमें एक बार कुछ चीज़ें जो कि एक्सॉन के अंदर मौजूद हैं वो समझनी ज़रूरी हैं। एक्सॉन के अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक्सॉन की, तो एक्सॉन को मैं यहाँ पे मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ। तो ये कुछ एक्सॉन का पोर्शन है। मैंने जो ये पोर्शन है इसको यहाँ पर मैग्नीफाई करके बनाया है। ठीक है, एक्सॉन की जो सरफेस होती है, जो मेम्ब्रेन उसकी है, वहाँ पर काफ़ी सारे चैनल्स होते हैं। बच्चे, चैनल्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं और कुछ चीज़ को अंदर लेके आने का या फिर बाहर भेजने का काम करते हैं। तो यहाँ पर चैनल्स होते हैं काफ़ी सारे, जो कि मैं अलग अलग कलर से यहाँ पे बना रहा हूँ। हम प्राइमरली 3 चैनल्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग चैनल्स बना दिए। एक जो रेड कलर से मैंने बनाया है ये है सोडियम पोटाशियम पंप, जो कि सोडियम और पोटाशियम दोनों को ट्रैवल करवाने में हेल्प करता है अक्रॉस द एक्सॉन। जो ब्लू कलर से है ये है पोटाशियम पंप, ये पोटाशियम को अपने अंदर से आने या जाने देता है। और अगर मैं बात करूं ग्रीन पेन से जो मैंने ड्रॉ किया है ये है सोडियम पंप। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्सॉन की मेम्ब्रेन जैसे बाकी सेल्स की मेम्ब्रेन होती है वैसे ही होती है, और उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोटीन्स होंगे उसके अंदर जो काम करते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो रिसेप्टर का काम भी करते हैं, चैनल्स का काम करते हैं, वैसे ही सिमिलर प्रोटीन्स हैं ये भी। ठीक है, अब बेसिक कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो एक कंडीशन होती है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है बच्चे रेस्टिंग स्टेट। जब मैंने आपको ईसीजी पढ़ाया था तो उसमें मैंने क्लियरली ये बात मेंशन की थी कि पोलराइजेशन का मतलब होता है बायो के अंदर रेस्टिंग स्टेट। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट। डीपोलराइजेशन मीन्स एक्साइटेड स्टेट। और अगर मैं बात करूं रीपोलराइजेशन की, तो इस शब्द का मतलब होता है टेंड टू रिलैक्स, यानी एक्साइटेड था और अब जो है वो रिलैक्स होने जा रहा है। ठीक है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर मैं एक्सॉन के अंदर वाले हिस्से में बात करूं, यानी ये जो एक्सॉन का हिस्सा है ये आउटसाइड एनवायरनमेंट, ये एक्सॉन के इनसाइड एनवायरनमेंट। यहां पर जब पोलराइजेशन कंडीशन है, यानी अगर मैं बात करूं रेस्टिंग फेज, तो रेस्टिंग फेज में पोटाशियम अंदर ज़्यादा अमाउंट में होता है, पोटाशियम जो है वो ज़्यादा है, साथ में
यहाँ पे काफ़ी सारे नेगेटिव चार्ज के प्रोटीन्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। तो अगर मैं एक नाम लूँ तो फॉस्फोरस आयन यहाँ पे है, और इसके अलावा कुछ प्रोटीन वगैरह भी होते हैं, ये आयंस हो गए। इसके अलावा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। और ये हम बात कर रहे हैं रेस्टिंग फेज की। तो मैं पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन तीनों को अलग अलग पढ़ाऊंगा। तो इनको नाम लिख देते हैं हम 1, डीपोलराइजेशन को हम देते हैं 2 और रीपोलराइजेशन को हम देते हैं 3। तो पहले हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं पोलराइजेशन की। और पोलराइजेशन का मतलब है रेस्टिंग स्टेट। तो रेस्टिंग स्टेट के दौरान जो ये आपको मेम्ब्रेन दिख रही है एक्सोन की, वो किसके लिए परमिएबल होती है? वो परमिएबल होती है पोटाशियम के लिए। यानी पोटाशियम का जो पंप है वो इस टाइम पे काम कर रहा होता है। एक बात आप ध्यान रखना कि सोडियम पोटाशियम पंप हर टाइम काम करता है। ये जो है ऑलवेज एक्टिव रहता है, चाहे कौन सी भी कंडीशन क्यों ना हो, ये एक्टिव ही रहता है। अगर मैं बात करूं सोडियम पंप की, तो सोडियम पंप जो है वो डीपोलराइजेशन के टाइम पे एक्टिवेट होता है। और अगर मैं बात करूं पोटाशियम पंप की, तो पोटाशियम पंप रेस्टिंग स्टेट के टाइम पे एक्टिवेट होता है। यानी अभी के सिनेरियो में सिर्फ पोटाशियम जो है वो न्यूरॉन के अंदर या बाहर आ जा सकता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं सेकंड केस, फिर से डायग्राम बनाते हैं एक्सॉन का। इसके अंदर अगेन तीनों प्रोटीन, कलर्स का आप ध्यान रखना। अब अगर मैं डीपोलराइजेशन की बात करता हूं, तो डीपोलराइजेशन के टाइम पे होता क्या है बच्चे, कि बाहर सोडियम ज्यादा है, बाहर जो है सोडियम ज्यादा है, अंदर पोटाशियम ज्यादा है। और जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है, जैसे ही कोई सिग्नलिंग आती है, तो डीपोलराइजेशन की स्टेट शुरू हो जाती है। और होता क्या है कि जो सोडियम है वो काफी अमाउंट में अंदर आना शुरू कर देता है। तो इस स्थिति को बोला जाता है इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। ठीक है। अभी के लिए यह बात ध्यान रखना कि पोटाशियम आयन का भी कुछ भी नहीं हो रहा, बस सोडियम जो है अंदर की तरफ आ जाता है। अब अंदर था नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों था यहां पर? क्योंकि यहां पर काफी सारे नेगेटिव चार्ज के प्रोटीन थे। ठीक है। अगर मैं बात करूं रेस्टिंग स्टेट में, अंदर की तरफ जो है मेम्ब्रेन के नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर की तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। बाहर पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अंदर नेगेटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये जो फॉस्फोरस आयन्स वगैरह हैं और नेगेटिव प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है एज कंपेयर टू पोटाशियम। इस वजह से बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज। और यहां पर देखो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे से एक स्पेस के थ्रू जो है अलग हैं। इसको क्या हम पोटेंशियल बोलते हैं। आपने अगर फिजिक्स में नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं पोटेंशियल। अब अंदर की तरफ जो नेगेटिव चार्ज था, सोडियम के बहुत ज्यादा आ जाने की वजह से अब ये जो चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। ठीक है। चार्ज जो नेगेटिव है अंदर की तरफ वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। और क्योंकि बाहर की तरफ अब सोडियम नहीं रहा, सोडियम सारा ही एक्सोन के अंदर आ गया, तो बाहर जो पॉजिटिव चार्ज था यहां पर अब वो कन्वर्ट होकर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। मैं ये डबल डबल इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कन्वर्जन हो चुका है चार्ज का। ठीक है। अब देखो ये जो स्थिति है वो जस्ट अपोजिट है। अगर हम बात करें रीपोलराइजेशन की, रीपोलराइजेशन के अंदर बाहर जो चार्ज था, आप देखिए बाहर जो चार्ज था वो पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था। इसके अंदर पॉजिटिव हो चुका है, बाहर नेगेटिव है। तो क्या यहां पर पोलैरिटी चेंज हो गई है? यहां पर भी एक जो पोटेंशियल है वो जनरेट होगा। इस पोटेंशियल को एक नाम से जाना जाता है, इसे बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल। और अगर मैं बात करूं इस पोटेंशियल की जो कि रेस्टिंग स्टेट में था, इसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है।
इन दोनों की वैल्यूज भी अलग अलग होती है, लेकिन वैल्यूज आपको नहीं करनी, आपके सिलेबस में नहीं है। और अगर किसी बच्चे को वैल्यू जाननी ही है तो रेस्टिंग पोटेंशियल जो होता है बच्चे, वो होता है -70 मिली वोल्ट। और अगर मैं बात करूं एक्शन पोटेंशियल की तो ये होता है +30 मिली वोल्ट। अब देखिए साइन का यहां पर डिफरेंस है, ये प्लस में है वो माइनस में है। साइन जो होता है वो पोटेंशियल में अलग तरीके से काउंट करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल की वैल्यू के ऊपर कई साल पहले एक बार सवाल आया था, उसके बाद से कोई सवाल नहीं आया। चाहे तो ये वैल्यू आप स्किप कर सकते हो, आगे शायद सवाल नहीं आएगा क्योंकि एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है। ओके, अगर अब हम बात करें कि अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया तो अब होता क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक चैनल नहीं होता सोडियम का, काफ़ी सारे चैनल्स होते हैं, काफ़ी सारे अमाउंट में सोडियम अंदर की तरफ आ जाता है और एज ए रिजल्ट पॉजिटिव अंदर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव होता रहता है और ये जो चार्ज का फ्लो है ये आगे की तरफ बढ़ता है ऐसे, ठीक है। तो अब जब चार्ज आगे फ्लो कर रहा है तो हम इसको बोलते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ओके, नाउ अब आप कहोगे कि थोड़े टाइम के बाद में अपने आप जो न्यूरॉन होती है वो रेस्ट भी में भी आ जाती है, रिलैक्स हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि हमने एक बार स्टिमुलस दिया और वो सिग्नल जा ही रहा है, थोड़े टाइम के बाद में वो सिग्नल रुक भी जाता है। तो अब आते हैं थर्ड मेजर कंडीशन यानी रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन में अगेन हम डायग्राम बनाते हैं, यहां पर चैनल्स बनाएंगे, ये सोडियम का चैनल, ये पोटाशियम का चैनल एंड ये जो है सोडियम पोटाशियम पंप। ध्यान रखना ये बात कि सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो अभी भी चल रहा है। तो ध्यान रखिए, अब अंदर की तरफ अब दो आयन जो है मेजरली इकट्ठे हो चुके हैं, एक तो पोटाशियम और एक होता है सोडियम। ओके, अंदर अब जो है पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, बाहर जो है नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब क्या होता है, इसको दोबारा रिलैक्स करने के लिए अब पोटाशियम जो है वो बाहर की तरफ मूव करता है। एनसीईआरटी में ध्यान से देखना, यहां पे ये लाइन दे रखी है कि विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोटाशियम डिफ्यूजेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड द फाइबर बिकम्स वंस मोर रिस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन। ठीक है, इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पोटाशियम बाहर जाता है और इसको हम क्या बोलेंगे, पोटाशियम के बाहर जाने को हम बोलेंगे इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन। और इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन की वजह से क्या हुआ है, रीपोलराइजेशन हुआ है, यानी दोबारा से नर्व जो है वो रिलैक्स स्टेट में आई है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, तो आपका आंसर आएगा इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन, तो आपका आंसर आएगा इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम। सोडियम जब अंदर आता है तो अपने साथ में वो पॉजिटिव चार्ज लेके आता है, एज ए रिजल्ट नर्व जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है। जब नर्व को रेस्ट करवाना होता है तो पोटाशियम बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, अब एक सवाल जो कॉमनली बच्चे पूछते हैं कि पोटाशियम बाहर चला गया, ठीक है, अब सोडियम अंदर रह गया, लेकिन पहले वाली कंडीशन तो अभी भी नहीं आई, क्योंकि पहले वाली कंडीशन में क्या था, पोटाशियम अंदर था, हाँ या ना। अब पोटाशियम अंदर लेके आने का काम कौन करता है, मैंने आपको ये बोला था, ये वाला जो पंप है इसे बोलते हैं हम सोडियम पोटाशियम पंप। तो बच्चे ये पंप क्या करता है, ये जो है ये पंप अंदर 2 पोटाशियम लेके आता है और बाहर 3 सोडियम को निकाल देता है, 3 सोडियम आउटसाइड। ध्यान से फिर से सुनो, सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है, 2 पोटाशियम आयन को इनसाइड यानी अंदर की तरफ एक्सोन के लेके आता है, 3 सोडियम आयन को आउटसाइड यानी बाहर की तरफ फेंक देता है। तो क्या आप एक बात सोच पा रहे हैं, जो पोटाशियम बाहर गया था उसे अंदर लाने का काम कौन कर रहा है, सोडियम पोटाशियम पंप।
और जो सोडियम अंदर आ गया था उसे बाहर भेजने का काम कौन कर रहा है? सोडियम पोटाशियम पंप। और यहां से सवाल एक आता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम कौन करता है न्यूरॉन के अंदर? तो सवाल का आंसर होगा सोडियम पोटाशियम पंप। और अब जो जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो ये कि 2 पोटाशियम के आयन अंदर जाते हैं, 3 सोडियम के आयन बाहर आते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछा जाता है इनकी नंबरिंग। दूसरा, सोडियम पोटाशियम पंप हर टाइम चलता रहता है। और दूसरी चीज ये जो है, जब हम ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी डिफ्यूजन वगैरह, तब हमने ये चीज देखी थी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इस पंप का नाम था, यानी ये एनर्जी का एक्सपेंडिचर भी करता है। यानी ये जो काम कर रहा है इसके लिए लगातार एटीपी का यूज करता है, तो इसे हम बोलते हैं एनर्जी एक्सपेंडिचर।